देखिए, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को बता दिए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता? मानव के द्वारा खोजा गया जो सबसे पहला धातु था वो था कांस्य, तांबा। तांबा में इन्होंने मिलाया टीन, और टीन से क्या बनाया? कांसा, इसलिए इसको कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद हम लोगों ने और भी बहुत कुछ देखा था। ईंटों के कितने प्रकार थे, कितने तरह के ईंट इसमें प्रयोग होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 तरह के ईंट थे, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, फन्नीदार ईंट। उसके बाद और भी बहुत कुछ हम लोगों ने देखा था। आज की जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो है सिंधु सभ्यता कालीन की आर्थिक जीवन कैसी थी। सिंधु सभ्यता कालीन की आर्थिक जीवन। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कालीन की आर्थिक जीवन कैसी थी, उस चीज पर हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए, अगर एक लाइन में अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता कालीन का आर्थिक जीवन कैसा था, तो आप कह सकते हैं इस काल का आर्थिक जीवन बहुआयामी आर्थिक गतिविधियों से युक्त था। मतलब बताते हैं अभी। इसमें एक और लाइन याद कर लीजिए, लिख लीजिए, व्यवहारिक स्थिति क्या थी? व्यवहारिक स्थिति क्या थी? तो पशुपालन, या फिर पहले कृषि कर लीजिए, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य। देखिए ये क्या है, समझिए इस चीज को। सिंधु सभ्यता कालीन का आर्थिक जीवन, आर्थिक का मतलब लेन देन, पैसों से रिलेटेड है, लेकिन उस समय तो पैसा चल नहीं रहा था। तो क्या आर्थिक का मतलब क्या है? तो उस समय के जो मानव थे वो कैसे, आर्थिक जीवन उनका कैसा था? तो इस काल का आर्थिक जीवन बहुआयामी, यानी कि एक नहीं, एक से अधिक बहुआयामी आर्थिक गतिविधियों से युक्त है। गतिविधि का मतलब एक पे डिपेंड नहीं थे। एक कैसे डिपेंड नहीं थे? देखिए, कृषि पे सिर्फ डिपेंड नहीं, कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। तीनों को डिटेल समझते हैं क्या क्या है। इससे देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग को हम बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल बेसिक चीज बता दिए, कहाँ पर क्या मिला, धौलावीरा में क्या हुआ, ईंट कैसे कैसे मिली, उस चीज को बता दिए। इस वीडियो में हम आप लोग को थोड़ा सा डिटेल करेंगे, और तीसरे जो वीडियो आएगा, पहला वीडियो में बेसिक था, दूसरा वीडियो में डिटेल करेंगे, और तीसरा वीडियो में आप लोगों को नगर के बारे में बताएंगे, नगर कौन कौन से नगर मिले। तो ऐसे करके फिर 3 से 4 वीडियो में हमको जहां तक लग रहा है ये सिंधु घाटी सभ्यता अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम बात करें, इस काल का आर्थिक जीवन बहुआयामी आर्थिक गतिविधियों से युक्त था। व्यवहारिक स्थिति कृषि था, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य। कृषि अगर हम पहला उठाते हैं कि कृषि कैसे था, देखिए कृषि में क्या क्या हो रहा था। अगर हम बात करते हैं, पहला पॉइंट, खाने वाले अन्न, ठीक है, फल फूल, तीसरा बात करेंगे हम लोग शाक सब्जी, उसके बाद अगली जो हम लोग बात करेंगे, खाने वाले होंगे फल फूल शाक सब्जी। उसके बाद हम लोग दलहन और तिलहन के बारे में बात करेंगे, तिलहन, ठीक है। चलिए, अगर खाने वाले अन्न की बात करेंगे, यानी कि कृषि जब करते थे तो उस समय, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि में खाने वाले अन्न का क्या करते थे? देखिए 2 तरह का अन्न था।
एक मुख्य फसल और दूसरा अन्य फसल। मुख्य फसल में अगर हम बात करेंगे तो मुख्य फसल में ये जौ और गेहूं उगाते थे, जौ और गेहूं। अगर अन्य फसल की बात करेंगे तो ज्वार हो गया, बाजरा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं फल फूल में क्या था, तो याद रखिएगा खजूर हो गया, तरबूज हो गया, खजूर, तरबूज, खरबूज। खरबूज के साथ साथ बैर व नींबू व केला भी क्या करते थे, उपयोग में लेते थे। अगर शाक सब्जी की अगर हम बात करेंगे तो शाक सब्जी में क्या था, हमें पालक के पत्तियों के साक्ष्य मिले। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दलहन में तो कैसे दाल थे, तो चना व मटर जैसे दाल उत्पादन में सक्षम थे। ठीक है, अगर हम बात करते तिलहन में तो राई, तिल, सरसों जैसे तेल उत्पादन में सक्षम थे। ये हमारा डाटा है। क्वेश्चन कितनी बार पूछा है कि फल फूल में वो कौन कौन से कुछ ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक हटा देगा। खाने वाले अन्न में मुख्य फसल क्या थी, अन्य फसल क्या थी, जौ गेहूं मुख्य फसल हो गया, अन्य फसल में ज्वार बाजरा हो गया। उसके बाद दलहन में चना व मटर जैसे दाल उत्पादन करते थे, तिलहन में राई, तिल, सरसों जैसे तेल उत्पादन करते थे ये। इसके बाद कृषि में और कुछ समझते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब अगर बात करें यहां से हल मिले हैं, हली का प्रयोग करते थे, हली का प्रयोग करते थे। दूसरा अगर पॉइंट की बात करेंगे तो जूता हुआ खेत मिले हैं, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले, खेत के प्रमाण मिले। कहां से मिले जूते हुए खेत के प्रमाण, तो याद रखिएगा कालीबंगा से। ठीक है, जो जूते हुए खेत के प्रमाण मिले वो क्रिस क्रॉस पद्धति पर खेतों को जोता जाता था। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या हुआ, एक ही खेत में दो तरह के फसल, एक ही खेत में दो तरह का फसल। कैसे एक ही खेत में दो तरह का फसल होगा, देखिए एक तरफ इधर से इन लोगों ने खेतों को क्या किया, जोत दिया, उसके बाद एक बार इस साइड से खेतों को जोत दिया। ठीक, बीच वाला जो एरिया है इसमें ये चना लगाते थे। बीच वाले एरिया में चना लगाते थे, और यहां पर देखिए ये रहा किनारे वाला एरिया। इस वाले एरिया पर ये सरसों लगाते थे। तो क्वेश्चन पूछा है कि खेतों की जो जुताई वो किस पद्धति पर, यानी किस पैटर्न पर, तो किस क्रिस क्रॉस पैटर्न, कौन कौन से फसल उगाते थे, तो चना व सरसों, चना बीच में उगाते थे, सरसों किनारे, खेतों को क्रिस क्रॉस पैटर्न पर जोता जाता था। देखिए अब अगर हम बात करते हैं इनकी सिंचाई व्यवस्था की, सिंचाई व्यवस्था
अगर हम इनकी सिंचाई व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्षा जल से सिंचाई करते थे। वर्षा जल से सिंचाई करते थे। क्या सिर्फ ये वर्षा जल पे ही डिपेंड थे? नहीं, ये कृत्रिम सिंचाई भी करते थे। कृत्रिम सिंचाई का मतलब, कृत्रिम सिंचाई कृत्रिम सिंचाई करते थे, जैसे नहर, कुएं व तालाब से भी, तालाब के माध्यम से, तालाब के माध्यम से करते थे। ठीक है, कृत्रिम सिंचाई नहर, कुएं व तालाब के माध्यम से करते थे। कृत्रिम नहर के प्रमाण, कृत्रिम नहर के प्रमाण, कृत्रिम नहर के जो प्रमाण मिले हैं वो याद रखिए, कृत्रिम नहर के प्रमाण लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले? लोथल से मिले। तो ये रहा हमारा पूरा कृषि व्यवस्था उस टाइम का कैसा था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? हम आपको बताएं कि सिंधु सभ्यता कालीन की आर्थिक जीवन कैसी थी। सिंधु सभ्यता कालीन की आर्थिक जीवन, इस काल का जो मानव था, इस काल का आर्थिक जीवन बहुआयामी आर्थिक गतिविधियों से युक्त था। कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या समझा? कृषि समझे। कृषि कैसे था? कृषि में क्या था कि जो खेतों की जो जुताई करते थे, खेत जो जुताई होता था वो क्रिस क्रॉस पैटर्न पर होता था, यानी कि चना व सरसों की खेतों की जुताई करते थे। अगर अब हम बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था की, तो सिंचाई व्यवस्था क्या? वर्षा जल से सिंचाई करते थे, कृत्रिम सिंचाई भी करते थे। कृत्रिम नहर के प्रमाण मिले कहाँ से? लोथल से। अब हम लोग समझते हैं आगे कि पशुपालन में इनका कौन कौन सा पशु था। देखिए, अगर अब हम बात करते हैं पशुपालन, पशुपालन, देखिए पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में पशुधन एक महत्वपूर्ण संसाधन था। महत्वपूर्ण संसाधन था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पशुधन की अगर बात करते हैं तो पशुधन क्या था? एक महत्वपूर्ण संसाधन था। अच्छा, इसके बाद पशुओं से दूध, पशुओं से दूध व भोजन के लिए मांस की प्राप्ति करते थे, मांस की प्राप्ति करते थे। ठीक है, उसके बाद चमड़े से ऊन की मदद, चमड़े व ऊन की मदद से ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र का भी निर्माण करते थे। ऊनी वस्त्र का निर्माण करते थे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ ये क्या करते थे? चर्बी से दीपक भी जलाते थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे पशुओं से दूध लेते थे, भोजन के लिए मांस की प्राप्ति करते, यानी कि मांस खाते थे, चमड़े व ऊन की मदद से ये क्या करते थे? ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र का निर्माण कर लेते थे, और
चर्बी से दीपक जलाते थे। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करेंगे तो पालतू पशु में कौन कौन से थे? पालतू पशु, उसके बाद पालतू पशु के बाद भारवाहक पशु, भारवाहक पशु। उसके बाद अगर हम बात करें भारवाहक पशु के बाद पालतू पशु हो गया, भारवाहक पशु हो गया। अगर अब हम एक और बात करेंगे शिकारी पशु, शिकारी पशु। उसके बाद धार्मिक महत्व के पशु, धार्मिक महत्व के पशु। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं पालतू पशु की तो कौन कौन से पालतू पशु थे? गधा, भैंसा, बैल, भेड़, बकरी। ठीक है, अगर अब हम बात करें भारवाहक पशु की तो भारवाहक पशु कौन कौन से थे? इसमें आप हाथी ऐड कर सकते हैं, हाथी, भैंसा, बैल, ऊंट। ठीक है, शिकारी पशु में अगर हम बात करें तो जो शिकारी पशु कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ छाप, कहाँ से मिले ये छाप? तो याद रखिएगा जो छाप मिले चंद हुदड़ों से मिले हैं। कहाँ से मिले? चंद हुदड़ों। क्वेश्चन में एक बार पूछा था कि बिल्ली के द्वारा पीछा करता हुआ जो कुत्ते के पैरों के साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? तो चंद हुदड़ों से मिले। धार्मिक महत्व के पशु में अगर बात करें तो कुंवड़ वाला बैल, कुंवड़ वाला बैल और डव पंछी, डव पंछी के साक्ष्य मिले। डव पंछी एक कबूतर की प्रजाति होती है, कबूतर की प्रजाति। यहाँ से आपका एक नोट्स भी तैयार हो रहा है, इसको आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अगर हम बात करें घोड़े के साक्ष्य मिले, घोड़े के प्रमाण मिले, घोड़े के प्रमाण की अगर हम बात करते हैं तो हाँ घोड़े के प्रमाण मिले हैं। अगर हम बात करते हैं घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है? तो याद रखिएगा सुरकोटदा, सुरकोटदा। ये सारा इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार ये क्वेश्चन पूछता है कि घोड़े के प्रमाण मिले, घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली? तो सुरकोटदा से मिली। अगर हम बात करते हैं घोड़े के दांत, घोड़े के दांत कहाँ से प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा घोड़े के जो दांत प्राप्त हुए वो राणा घुंडई, राणा घुंडई। ये राणा घुंडई है कहाँ? तो याद रखिएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ये रहा हमारा पूरा पशुपालन। पशुपालन में भी अभी और है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में आयात के प्रमाण, आयात के प्रमाण। देखिए हड़प्पा सभ्यता में आयात के प्रमाण, आयात का मतलब क्या होता है? देखिए आयात का मतलब होता है एक देश में दूसरे देश से सामान को मंगाना या फिर एक जगह पर दूसरी जगह से सामान को मंगाना। क्या ये आयात करते थे? हाँ आयात करते थे। कुछ प्रमाण हमको मिले हैं। अगर हम बात करें सोना, चांदी, उसके बाद सोना, चांदी, टीन, तांबा, उसके बाद अगर हम बात करें नीलम, गोमेद, गोमेद को ही कहते हैं पुखराज। ये रत्न है पुखराज, या फिर इसको हम लोग सीप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। सोना जो है, सोना कहाँ से आयात होता था? तो याद रखिएगा सोना जो है वो कोलार से होता था। कोलार, कोलार कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है,
चांदी कहाँ से आयात होता था? तो चांदी होता था अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से होता था? टीन भी अफगानिस्तान से होता था। तांबा कहाँ से होता था? तो याद रखिए खेतड़ी। खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। ठीक है। नीलम, नीलम कहाँ से आयात होता है? तो ईरान से। गोमेद पुखराज सीप ये कहाँ से आया? तो याद रखिएगा ये गुजरात से होता था। कहाँ से होता था? गुजरात से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता में आयात के प्रमाण मिले हैं। हाँ मिले हैं। जो सोना था वो कोलार से आयात होता था कर्नाटक में। चांदी अफगानिस्तान से आयात होता था। टीन भी अफगानिस्तान से आता था। तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से होता था। नीलम ईरान से आता था। गोमेद पुखराज सीप रत्न है ये गुजरात से आयात होता था। दे देगा, मिसमैच कर देगा और कुछ नेम दे देगा, जैसे सोना दे दिया, यहाँ पर दे दिया कोलार और बोला है कि इसको मिलान करिए। तो ये आप लोग अगर इसको याद रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके अगली वीडियो में आप लोगों को शिल्प व्यवसाय बता देंगे। उसके बाद पशुपति की मुहर के बारे में बताएंगे। उसके बाद समझेंगे कि कितने तरीके से दाह संस्कार क्या होता है, पूर्ण संस्कार क्या होता है, अपूर्ण संस्कार क्या होता है। इन सारी चीजों को डिटेल करके पढ़ेंगे।